हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 26 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईबीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे आप अपने फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिंकुन ला टनल के बारे में। तो शिंकुन ला टनल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टनल कहां पर बनाया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये टनल कनेक्ट करेगा, उसके बीच में ये टनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये बताया जा रहा है कि लद्दाख और ट्राइबल लाहुल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की, इसको ये कनेक्ट करेगा ये टनल। 13.5 किलोमीटर का लंबा ये टनल है। ये बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने अभी इस टनल पर काम जो है वो तेजी कर दी है काम में, तो इसको लेकर ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। और अगर एक बार ये टनल बनकर कंप्लीट हो जाता है तो मनाली कारगिल का जो हाईवे है वो हमेशा पूरे साल के लिए ओपन रहेगा। तो इसको लेकर सिर्फ लोकेशन बस आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ आज एक ही टॉपिक था। पेपर 2 की जो पहली न्यूज है, यहां पर बात हो रही है G4 कंट्रीज के बारे में। तो हम लोग G4 कंट्रीज क्या होती हैं उनको हम लोग देखेंगे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की कुछ बात हम लोग करेंगे और बेसिक फैक्ट्स जानेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो देखिए, अभी G4 कंट्रीज डिमांड कर रही है कि टाइम बाउंड रिफॉर्म जो है वो लाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो उसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में है। अभी सबसे पहली चीज तो G4 कंट्रीज कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए G4 कंट्रीज कौन सी है। तो याद रखना है ये 4 कंट्रीज के नाम, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये 4 कंट्रीज हम लोग को G4 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। और ये चारों की चारों कंट्रीज एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए। कि ये चारों कंट्रीज जो है वो बोलती हैं कि हम 4 कंट्रीज को, या फिर जैसे अगर जर्मनी से पूछा है कि परमानेंट सीट जो है वो किसको मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो जर्मनी ये चारों कंट्रीज का नाम लेगा, राइट। और ब्राजील से पूछा है तो ब्राजील चारों का नाम लेगा, इंडिया से पूछा है इंडिया चारों का नाम लेगी, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं परमानेंट सीट के लिए। और क्यों ये डिमांड कर रहे हैं परमानेंट सीट और क्यों इनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, तो बताया जा रहा है कि गाइस ये जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है, जब से यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जब से यूनाइटेड स्टेट्स बनी है, एस्टैब्लिश हुई है, स्थापित हुई है, तब से हम लोग को देखने को मिलता है कि ये चारों कंट्रीज कभी ना कभी किसी ना किसी टेन्योर में नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इलेक्ट हुई हैं, राइट। और पिछले दशक की अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ दशकों में हम लोग को यह चीज देखने को मिली है, इन चारों कंट्री ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो है वो ग्रो कर लिया अपना। इनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव जो है इन्होंने पिछले कुछ दशकों में इंप्रूव कर लिया, बढ़ा लिया है काफी ज्यादा, राइट। तो इसलिए भी ये 4 कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में इंडिया की अगर हम लोग बात करें, एट प्रेजेंट टाइम की इंडिया की बात करें, तो इंडिया को ऑल ओवर नेशन जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि सभी कंट्रीज इंडिया को रिकॉग्नाइज करती हैं। और इंडिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन रीजन पर भी और वेस्टर्न कंट्रीज पर भी काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है और इसलिए इंडिया को भी इलेक्ट किया जाना चाहिए। और यूनाइटेड, जैसे ये कभी कभी मेंस में भी वाला क्वेश्चन आया था कि क्यों जो है वो इन कंट्रीज को रखना चाहिए या क्यों इंडिया को शामिल होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट में। तो उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट में, और ना ही सिर्फ इंडियन ओशन रीजन पर बल्कि यहां पर भी हम लोग को देखने को मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज पर भी देखने को मिलता है। इवन यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हालांकि वेस्टर्न साइड ही आ जाता है, इंडिया के वेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है।
राइट। इसके अलावा इन कंट्रीज को किन किन का सपोर्ट है, जैसे कि G4 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये सभी G4 कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करती हैं कि इनकी मेंबरशिप जो होनी चाहिए वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट में हो जानी चाहिए, यानी कि इनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी की। इसके अलावा जापान को सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, और सभी जितने भी P5 कंट्रीज हैं वो पूरी की पूरी इंडिया को सपोर्ट करती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है तो मैं भी इसका आंसर थोड़ी देर बाद आपको दूंगा, बट मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ P5 कंट्रीज के नाम कि कौन सी कंट्रीज P5 कंट्रीज की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ये सभी की सभी जितनी भी P5 कंट्रीज है वो सभी की सभी इंडिया को सपोर्ट करती हैं कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए इसके अंदर। बट चाइना की अगर हम लोग बात करें P5 के अंदर, चाइना को छोड़कर, चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना एक लौती ऐसी कंट्री है जो कि ये बोलती है कि इंडिया अगर जापान का सपोर्ट करना बंद कर देगी तो इंडिया को जो है वो मान लेगा ये चाइना की इंडिया को मिलनी चाहिए परमानेंट सीट यूएनएससी के अंदर। बट जब तक इंडिया जापान को सपोर्ट कर रही है तब तक ये इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। बट हालांकि इसने तो ऐसे ही बोला, वैसे भी अगर इंडिया अगर जापान को नहीं भी सपोर्ट करे तो भी चाइना जो है वो इंक्लूड नहीं करेगी इंडिया को, और चाइना ने ही अड़ंगा मार के रखा हुआ है, क्योंकि ये P5 कंट्रीज जितनी भी होती है ना, इनके पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर क्या होती है उसको इजी तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि ये 5 कंट्रीज है, ठीक है। अब 5 कंट्रीज में कोई भी रेजोल्यूशन आता है या कोई किसी भी चीज का मुद्दा होता है, उसका डिसीजन निकालना होता है, तो ये वोटिंग के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। अब 5 में से अगर 3 कंट्रीज मान जाती हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो यही होता है ना मेजोरिटी, 5 में मेजोरिटी क्या है, 3 है मेजोरिटी। तो 3 कंट्रीज अगर मान जाती है किसी रेजोल्यूशन पर तो वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट वीटो में क्या होता है पता है, वीटो में अगर किसी 5 में से किसी एक भी कंट्री ने अगर मना कर दिया कि नहीं ये वाला रेजोल्यूशन पास नहीं होना है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। कोई भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 5 की आवश्यकता होती है। यहां पर मेजोरिटी का रोल प्ले ही नहीं होता, क्योंकि यहां पर वीटो पावर हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है वीटो से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है ये। तो चाइना ने वही इंडिया को अपोज करके रखा और इसी ने ही अड़ंगा लगा के रखा हुआ है P5 के अंदर में। इसके अलावा बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील ने भी बताया है कि ब्राजील का सपोर्ट जो है वो करती है फ्रांस, रशिया और यूके, राइट। आगे की बात करें, अब ये G4 कंट्रीज को अपोज कौन करते हैं, तो देखो जैसे कि हम लोग बात करें जापान की कि चाइना, रशिया और साउथ कोरिया, ये 3 कंट्रीज जो है वो जापान को सपोर्ट नहीं करती हैं, हेविली उसको अपोज करती हैं, बोलती है कि जापान को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अब क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तो जापान को इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, इनका कहना यह है कि जापान ने अभी भी भरपाई नहीं करी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पे जो वॉर क्राइम्स जो कमिट किया गया था जापान के द्वारा, जो भी अपराध जो है वो किए थे जापान ने, तो उस अपराध की अभी भी पूरी तरह से भरपाई नहीं हुई है। तो ये इस चीज को लेकर जो है ये अपोज करते हैं जापान को, राइट। और एक और हम लोग को देखने को मिलता है कॉफी क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट। तो कॉफी क्लब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कॉफी क्लब अपोज करती है G4 कंट्री को, और ये कॉफी क्लब के मेंबर्स आप देख सकते हैं, ये हम लोग को इटली इसकी लीडर है कॉफी क्लब की, और इसके ये मेंबर्स साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, मैक्सिको, टर्की, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और माल्टा। तो ये हम लोग को कंट्रीज देखने को मिलती हैं जो कि कॉफी क्लब में आती हैं, और ये पूरी की पूरी कंट्रीज G4 को अपोज करती हैं किसी न किसी रीजन के कारण। यानी कि इस पे G4 के अंदर जो ये कंट्रीज हैं, तो किसी न किसी, यानी कि ये सभी की सब कंट्री की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि पाकिस्तान भी कॉफी क्लब के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते ही हैं। तो इस प्रकार की जो ये एक बेसिकली रीजनल ब्लॉक हम लोग को देखने को मिलता है जिसको लीड करती है इटली, और इसमें वो कंट्रीज मौजूद हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि ये G4 कंट्रीज को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिले, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। कॉफी क्लब जरूर याद रखना, और G4 कंट्रीज के मेंबर्स कौन से होते हैं वो जरूर याद रखना आप, राइट। आगे की बात करें, अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो बताया जा रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हम लोग को G4 कंट्रीज के देखने को मिलते हैं, तो अभी 75th सेशन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हुआ था, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इन G4 मेंबर्स की भी मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, राइट। और यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि जल्दी से जल्दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाना है, राइट, सुधार लेकर आना है उसमें कुछ। और इन्होंने चिंता जताई, एक्सप्रेस करी चिंता कि आज की डेट में कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई मीनिंगफुल मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा, और काफी समय से यहाँ पर यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो नहीं रहे थे, तो उसको रिफॉर्म जो है वो करवाना है। और ये डिमांड तो काफी सालों से चल रही है, पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेकर आने। तो अगेन फिर से उन्होंने इसी मुद्दे पर जो है वो बातचीत करी। और इनकी डिमांड एग्जैक्टली क्या होती है, ये G4 कंट्रीज की क्या डिमांड करते हैं लोग, किस प्रकार से ये रिफॉर्म लाने चाहिए। तो डिमांड ये करते हैं, सबसे पहला डिमांड तो इनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और क्यों मिलनी चाहिए तो इसके बारे में अपन ने अभी बात करी थी, राइट। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज का रोल जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ गया है,
तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी जो है वो शामिल करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में, और ज्यादा नॉन परमानेंट मेंबरशिप की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे कि और भी मेंबर्स को जो है वो इंक्लूड किया जाए यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर। इसके अलावा अफ्रीका जो है, अफ्रीका को परमानेंट मेंबरशिप भी मिलनी चाहिए और नॉन परमानेंट कैटेगरीज में भी रखना चाहिए, राइट। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि फिक्स्ड टाइम फ्रेम जो है वो बनाना चाहिए और बिल्कुल लिखित में, यानी कि जब भी कोई नेगोशिएशन हो रहा है तो वो लिखित में हो और प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है वो नेगोशिएट किया जाए, और यानी कि एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम बना दो कि इतने समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाए जाएंगे, और नेगोशिएशन का एक बाकायदा टाइमलाइन बनाया जाए कि इतने इतने समय पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या रिफॉर्म करना है उस पर डिस्कशन होगा, और जो भी डिस्कशन होगा वो पूरा लिखित में होगा, राइट। तो इस पर जो है वो स्ट्रेस डाला गया है। तो ये कुछ इनकी डिमांड हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है, जो कि इस मीटिंग के दौरान भी हुई और लगातार इनकी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर तो डिमांड हमेशा ही होती है। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है फैक्ट। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से तो रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कंट्री जो है वो वीटो पावर रखती है अपने पास, यानी कि वीटो होता है इन कंट्री के पास, और वीटो क्या होता है मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस न्यूज में बात हो रही है स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, स्वच्छ विद्यालय अभियान, यानी कि स्कूल्स में साफ सफाई रखने का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। आज की डेट में ये मिनिस्ट्री को जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। इसका मेन मकसद यह है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो मैंडेट हम लोग को देखने को मिलता है, जनादेश जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग सभी स्कूल्स में सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। और जो ये सेपरेट टॉयलेट जो बनाएंगे वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनाएंगे, क्योंकि ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, राइट। और ये प्रोग्राम्स के तहत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को टॉयलेट्स बनाने होते हैं और ये सुनिश्चित करना होता है कि टॉयलेट्स में पानी आना चाहिए और हाथ धोने की फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए। और ये जो खर्चा करेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये खर्चा जो होगा इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलेगा, और 3 से 5 सालों तक इनको इन टॉयलेट्स को मेंटेन करना है। तो ये कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो अभी तक आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का काम होता है स्कूलों में टॉयलेट बनाने का और ये सुनिश्चित करने का कि वो टॉयलेट जो है वो मेंटेन रहे 3 से 5 सालों तक। और ये जितना भी खर्चा करती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करती है, राइट। यानी कि उनका एक्सपेंस जो होता है वो इस बजट के तहत जो है वो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अब क्वेश्चन अराइज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत इजी चीज है, अभी समझ लो। तो देखो जैसे ये फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, अब ये फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है। अब इससे निकलता है धुआं। अब ये धुआं जो होता है ये आसपास के एनवायरमेंट को जो है वो पल्यूट करता है। अब देखो जो ये भी जो जिस प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, ये इनमें जो भी प्रोडक्शन होता है इससे फायदा किसको होता है, सिर्फ इस फैक्ट्री को होता है। बट इससे निकलने वाले धुएं से नुकसान किसको होता है, यहाँ पे आसपास में एनवायरमेंट को नुकसान होता है, ठीक है, पेड़ों को, जानवरों को। और यहाँ पर अगर कोई आसपास रेसिडेंशियल एरिया है, गांव है, या कोई भी जगह हम लोग को देखने को मिलती है रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रहते हैं, तो लोगों को भी इस फैक्ट्री से नुकसान होता है ना। तो जो ये फैक्ट्री इस प्रकार का नुकसान करती है तो उसकी भरपाई के लिए ये क्या करते हैं, ये अलग अलग एरियाज पर, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इनको एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उस जगह पर ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ये पार्क बना सकते हैं आसपास। जैसे आपने देखा वो कई बार आप किसी पार्क में एंटर करते हैं तो आप देखते होंगे कि उस पार्क में बहुत सारी चीजों के ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, राइट। मतलब जैसे उसमें कोई भी कंपनी लिखी रहती है, उसका नाम लिखा रहता है, किसी लोगों का नाम लिखा रहता है, इंटरप्राइजेस का नाम लिखा रहता है। वो इसीलिए क्योंकि वो जो पार्क है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उस कंपनी ने किया है, और किसके थ्रू किया है, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू किया है। वो या तो पार्क बना देंगे, या फिर स्कूल्स वगैरह बना देंगे, या फिर जो सरकार के द्वारा बताई गई जो चीजें होती है, लिस्ट जो बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो इस प्रकार का काम करते हैं, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब जैसे अभी समझ में आ गया होगा कि मेन चीज क्या है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए। देखो नाम से जन्मा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट को खराब किया है, इन्होंने जो अपनी इंटरप्राइजेस जो स्टैब्लिश करी है उससे अपना प्रॉफिट तो कमा लिया, बट एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। तो जो एनवायरमेंट को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये वेरियस दूसरी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो
वो क्या करते हैं, वो स्कूल्स को मेंटेन जो करते हैं उसमें जो भी इनका खर्चा होता है वो इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट में ऐड होता है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है करना, और इसकी इनको रिपोर्ट्स भी जो है वो हर साल फाइल करनी होती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है इस प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के ऊपर। रिपोर्ट में ये सामने आया कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती है जिन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने 1.4 लाख 1,40,000 टॉयलेट जो बनवाए हैं सरकारी स्कूल में अपने राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत, तो उसमें से ऑलमोस्ट 40% जो सर्वे किए गए हैं वो पाए गए कि वो है ही नहीं वहां पर। यानी कि सिर्फ इन्होंने फिर से घोटाला कर दिया, पेपर में चीजें लिखी हुई है बट एग्जैक्टली वो चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पेपर पर चीजें हैं, राइट। और कुछ मिली भी तो ऐसी मिली कि वो आधी कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन उसका हुआ ही नहीं है। कुछ मिली तो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा, तो ये वाली चीज सामने आई। इसके अलावा 70% से ज्यादा ऐसे सामने आए टॉयलेट्स जिस पर पानी अवेलेबल नहीं है, पानी की समस्या है, राइट। और उसके अलावा 75% ऐसे टॉयलेट्स है जो कि हाइजेनिक नहीं है, यानी कि उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, राइट। और ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टॉयलेट्स है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाने हैं, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। एक सिंगल टॉयलेट इसको दोनों यूज कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, इस प्रकार की चीजें सामने आई, राइट। और 27% ऐसे स्कूल में ये वाली चीज सामने निकल कर आ रही है, और ये हमारी कैग की रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है। तो इसको लेकर ये पूरा ओवरऑल टॉपिक न्यूज में था। तो ये रिपोर्ट आपको पता लग गई कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर। घोटाले वगैरह तो लगातार होते ही हैं, और हमारी कैग जो है वो घोटाले वगैरह को देखते हैं, चेक करते हैं कि जो रिपोर्ट्स आई है वो प्रॉपर है कि नहीं है, राइट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हमने देखा ये स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। बात करेंगे इस तो बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल 2020 पास हो गया है। तो ये बिल है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। और राज्यसभा ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और ये पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया है। तो बिल जो है ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगा बायलैटरल नेटिंग के लिए, और ये क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रोवाइड कराएगा। जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें से 2 क्वालिफाइड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट जो होंगे उनमें से एटलीस्ट एक पार्टी जो होनी चाहिए वो स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंडर रेगुलेटेड होनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए और आईएफएससीए, जिसके बारे में कल अपन ने बात करी थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में हमने बात नहीं करी थी, तो उसकी एक अथॉरिटी होती है, और ये है ये हम लोग को पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में आप जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडीज हैं इनके अंडर, ये अगर बॉडीज रेगुलेट करेंगी किसी एक पार्टी को, तभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायलैटरल नेटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। आई नो कि आपको अभी थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अच्छे समझता हूं, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी बस एक बार थ्योरी देख लो आप, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं काफी सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ अपन एक आदि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो ये जो चीज मैंने आपके लिए रखी है ये एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए रखी है, इस टॉपिक को ईजी तरीके से आप समझ जाओ उसके लिए। बट बिफोर दैट थ्योरी भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी होता है, तो एक बार थ्योरी देख लो, फिर मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिना बायलैटरल नेटिंग है, जब बायलैटरल नेटिंग नहीं थी तब उस समय इंडियन बैंक्स जो थे उनको अपना बहुत सारा पैसा जो है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए अलग रखना पड़ता था, चाहे वो इंडियन बैंक हो या फिर कोई कंपनी वगैरह हो, तो उनको अपना बहुत सारा पैसा अलग रखना होता था, राइट। क्योंकि उनको रेगुलर डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग करनी होती थी, और जब वो ट्रेडिंग में अपना पैसा जो है वो लगाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक अगर ट्रेडिंग में पैसा लगाएगी, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देगी और उसमें ट्रांजैक्शन करने में अगर पैसे का यूज करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल लोन देने के लिए नहीं कर सकती, है ना। तो इससे नुकसान किसका होता है, अल्टीमेटली लोगों का नुकसान होता है। जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन आसानी से मिल नहीं पाता, और इसमें प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हाई होते हैं, क्योंकि बैंक को तो अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट चाहिए बैंक को, और बैंक प्रॉफिट किससे निकालेगी, ऑब्वियस ही बात है लोन दे के निकालेगी। क्योंकि बैंक की कमाई क्या होती है, जब बैंक लोन देती है तो बैंक की कमाई होती है। जो लोग बैंक को जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जैक्टली बैंक की कमाई होती है ना। अब अगर बैंक के पास जो रखा हुआ काफी सारा पैसा है उसको अगर बैंक ट्रांजेक्शन करेगी किसके साथ, दूसरे बैंक के साथ, क्योंकि आपको पता होगा डे टू डे मतलब हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में बैंक्स के बीच में भी काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, अलग अलग बैंक्स के बीच में अलग अलग चीज के लिए। तो वो डे टू डे अगर इन ट्रांजेक्शंस में अपना पैसा इस्तेमाल करती है तो वो लोन तो है जो है वो ऑफर नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली बैंक को ऑपरेशंस कर रहे हैं तो बैंक को चाहिए प्रॉफिट,
और इसी की वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है लोन का वो भी हाई रहता है। तो ये वाला कंसेप्ट भी जो मैंने भी आपको बताया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये कनेक्टिंग कंसेप्ट जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ये चीज है, ये बैंक की मदद करेगी क्योंकि बैंक जो है वो अपना बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अलग रखती है ट्रेड के लिए, राइट। और ये बेसिकली मतलब मार्केट के अंदर भी जो दूसरे प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो इन्वेस्टर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो भी इसमें बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है डिफॉल्ट होने का, वो भी बढ़ जाता है जब बायलेटरल नेटिंग होती नहीं है। बट अब बायलेटरल नेटिंग आएगी तो डिफॉल्ट होने का रिस्क भी जो होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। और बायलेटरल नेटिंग जो होगी वो रिड्यूस करेगी हेजिंग कॉस्ट को, और लिक्विडिटी जो है बैंक्स में मेंटेन रहेगी, वही चीज जो मैंने ये आपको बताई। इसके अलावा बैंक्स के लिए भी, प्राइमरी डीलर्स के लिए भी, और दूसरे मार्केट मेकर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे दूसरी कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, राइट, इस प्रकार की, दूसरा स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, तो उनमें भी ये काफी कुछ चीजें इस प्रकार की मदद करेंगी, ये मतलब नेटिंग, बायलेटरल नेटिंग के थ्रू। और इंकरेज करेंगी पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गए, तो वो डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प होगा, पार्टिसिपेशन और ज्यादा लोगों का बढ़ जाएगा, राइट। इसमें इन्वेस्टर्स होंगे, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और भी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट जो है उसको भी डेवलप करने में मदद करेगी। ये कॉर्पोरेट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट क्या होता है, जैसे कि आपने एक कंपनी का बॉन्ड परचेस किया, ठीक है, अब आपको लगा कि यार वो कंपनी जो है वो शायद डूब सकती है, या फिर अर्जेंटली आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई। कल ही मैंने आपको समझाया था बॉन्ड मार्केट के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है और किस प्रकार से बॉन्ड ऑपरेट करता है। तो आपको पता है आपके पास एक पेपर है, बॉन्ड है, राइट, क्योंकि बॉन्ड एक प्रकार का पेपर ही हम लोग को देखने को मिलता है। आप पैसे पे करते हो कंपनी को, पे इन द सेंस आप कंपनी को लोन देते हो, आप कंपनी से बॉन्ड लेते हो। वो बॉन्ड जो होता है उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी रहती है, जैसे कि मान लेते हैं बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू लिखी है 1000 रुपए, बट वो बॉन्ड आपको मिलेगा 900 रुपए में। तो आप, और उसमें बॉन्ड के ऊपर डेट लिखी रहती है कि इस डेट पर आकर अगर आप मैच्योर कराओगे इस बॉन्ड को तो आपको 1000 रुपए दे दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका फायदा कितने का होगा, 100 रुपए का। बट आप क्या कर सकते हो, इस बॉन्ड को जब दूसरी कंपनीज को आप दे देते हो तो वो क्या होता है, ये होता है स्वैप मार्केट, डिफॉल्ट स्वैप मार्केट इसको कहते हैं। वो बॉन्ड या फिर वो इंस्ट्रूमेंट, वो सिक्योरिटी जब आप किसी और को देते हो, आप स्वैप करते हो, उसके बदले में आपको कुछ पैसे कम मिलते हैं। जैसे कि एट अ टाइम आपको मनी तो मिल जाएगा बट थोड़ा सा कम पैसे मिलेंगे। जैसे कि आपने 900 रुपए में वो बॉन्ड खरीदा था, तो उसकी जगह, और आपको 1000 रुपए मिलने वाले थे, ठीक है, मैच्योरिटी के समय पे, तो आपको एट अ टाइम एक मतलब 975 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि आपको 25 रुपए का थोड़ा सा घाटा होगा, घाटा तो नहीं एग्जैक्टली, आपको तो 75 रुपए का प्रॉफिट मिल ही रहा है क्योंकि आपने 900 रुपए में परचेज किया था। बट अगर आप कुछ समय बाद उसको मैच्योर कराते कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, बॉन्ड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको 1000 रुपए मिल जाता। बट अभी आपको एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्वैप कर सकते हो, दूसरों को दे सकते हो। तो ये वाली चीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये मार्केट भी बढ़ जाएगा इस प्रकार का, राइट। और इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा इसके होने से, राइट, बायलैटरल नेटिंग के होने से। और बायलैटरल नेटिंग बेसिकली बैंक्स के बीच में होती है, बैंक टू बैंक के बीच में, या फिर दूसरे हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट्स जो देखने को मिलते हैं, तो प्लेयर्स जो देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो उनके बीच में होती है ये, ठीक है। और एक लीगल ऑब्लिगेशन जो है ये क्रिएट कर देती है, और ये जिसमें सभी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, राइट। इसका मतलब ये कि बैंक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रकार का जो डिफॉल्ट होता है या इंसॉल्वेंसी होती है किसी भी एक पार्टी की तरफ से, तो उसमें उनको जो नेट अमाउंट जो होता है, यानी कि जो पॉजिटिव वाला अमाउंट या नेगेटिव वाला अमाउंट, वही सिर्फ उनको देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाता हूं पूरी चीज। ये एक बैंक है, ये एक दूसरा बैंक है, ठीक है, या फिर ये एक कोई आप इंश्योरेंस कंपनी समझ लो, ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनी समझ लो, जो भी आप, जैसा भी आप समझना चाहो, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर्स हैं। अब इस मार्केट को, यानी कि इस पर्टिकुलर एंटिटी को, इसको जो है वो 200 रुपए देना है, ठीक है। किसको देना है, इसको, इसे 200 रुपए देना है, ये 200 रुपए, और इसको इसे 150 रुपए देना है, ठीक है। ये मैं रुपीस मतलब बहुत ही कम अमाउंट का बता रहा हूं आपको, ये लाखों करोड़ों रुपए अमाउंट में होता है डेली बेसिस पर। तो इसको 200 रुपए इसे देना है, इसको 150 रुपए इसे देना है। तो अब इसका अपन जो है वो नेगेटिव कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यहां पर क्या बताया, फेयर जो नेट सम जो होता है सभी पॉजिटिव या नेगेटिव फेयर वैल्यू का, वो इसमें मेंशन रहता है। तो यानी कि अब कितना अमाउंट जो है, यानी कि 200 में से 150 अगर आप घटा दो, तो इसको सिर्फ इसे 50 रुपए ही देना होगा। यहां पर अब जो है इसको 200 रुपए नहीं, इसको इसे 50 रुपए ही देना है। तो ये वाली चीज होती है। अब इससे फायदा क्या होता है, अब इस बैंक के पास जो अमाउंट रखा रहेगा एट प्रेजेंट, इस बैंक के अंदर जो अमाउंट रखा रहेगा, क्योंकि अब इसका अमाउंट जो है वो डेली बेसिस पर इस बैंक के पास नहीं आएगा, ना इसका अमाउंट डेली बेसिस पर यहां पर आएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि सुबह जो है इस बैंक को इसे 200 रुपए देने थे, ठीक है, और सुबह ही इस बैंक को इसे 150 रुपए देने थे।
सुबह नहीं, या फिर मान लेते रात में या 2 दिन बाद, ठीक है, इसको इसे 150 रुपए देने थे। बट एक्चुअली में उस बैंक को पूरे दिन ऑपरेशन चाहिए ना, उसी बीच, यानी कि अगर ये बैंक इसको 200 रुपए दे देती है और उसी बीच कोई कस्टमर आ जाता है लोन लेने के लिए बैंक के अंदर कि यार उनको 200 रुपए लोन चाहिए, तो इस बैंक के पास तो अमाउंट नहीं है ना लोन लेने का, या मतलब लोन देने का उसको, राइट। तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे फंस जाती है। तो बट अगर ये बायलेटरल नेटिंग होगी तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसे 50 रुपए देने होंगे 200 की जगह। इसका मतलब इसके पास, इस बैंक के पास 150 रुपए रखे रहेंगे, यानी कि ये 150 रुपए का उपयोग कर सकती है, लोन के तौर पर दे सकती है। तो ये बेहतरीन चीज है, राइट। इससे काफी ज्यादा हम लोग को इवन इन फ्यूचर हो सकता है कि इससे जो इंटरेस्ट रेट है जो है वो भी कम होता हुआ नजर आए, देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है गाइस, अपन ने पहले भी चर्चा करी थी, एशिया के अंदर इंडिया में बैंक्स का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, काफी हाई हम लोग को देखने को मिलता है। और उसकी वजह यही सब चीजें हैं जो कि हम लोग को देखने को मिलती है, जिस पर अभी आज की डेट में सरकार काम कर रही है और प्रोसेस को काफी इजी बना रही है हर तरीके की। और सरकार का ये, इस काम के पीछे का एक और रीजन भी ये है कि अभी एट प्रेजेंट नीड यही है कि इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो, जिससे कि पैसा ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में आए और इकोनॉमी स्टेबल हो सके। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीजें, इसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। और यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इतना सा सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना है। कभी कभी स्टूडेंट जो है वो एकदम से इतना भारी लाइन बायलेटरल नेटिंग ये क्या होता है उसको देखकर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत इजी तरीके से चीजें को बस दिमाग में बैठाना है। जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है, जो चीज जिसके लिए ये बिल बनाया गया, बस वो चीज बस आपको दिमाग में डालना है। दैट्स इट, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। युवा प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। युवा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च हो गया है, सरकार ने युवा प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो युवा है, यंग लोग जो है, उनको करियर रेडी बनाना है। यानी कि उनका जो करियर है वो रेडी करके उनको देना है, यानी कि मतलब उनकी काउंसलिंग वगैरह करनी है और बेसिकली फोकस करना है कि उनको जॉब जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के द्वारा। और एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा जो करना होता है ना, वो जो एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट ही होता है, बट उस कार्य को बहुत ही जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पर जल्दी से जल्दी पूरा करना, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहा जाता है। ये साइन किया गया था, जिसके तहत स्टैब्लिश किया गया जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है इस युवा का, तो करियर गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराना, करियर काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराना युवाओं को, करियर पोर्टल के थ्रू जॉब रेडी जो है वो बनाना, यानी कि उनको ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखना जिसके तहत वो अपनी स्किल्स के थ्रू जो है वो जॉब्स हासिल कर पाए, या फिर उनको वेरियस मतलब कोर्सेज के बारे में बताना कि ये कोर्स अगर ये कर लेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगी, इस प्रकार की चीज है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या फिर अपने एम्बिशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने गोल्स वगैरह जो है या फिर उनका जो जॉब्स वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं खुद ब खुद। तो उनके लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देना। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस यहाँ पर होंगी और यहाँ पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद होंगे क्लासेस के अंदर। एक लिंक क्रिएट की जाएगी एस्पिरेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ, यानी कि आज की रेट में जो जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौजूद है तो उसको जो है वो बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने या युवाओं के सामने रखा जाएगा, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो जॉब्स हासिल कर सके, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके, राइट। और इनोवेटिव सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो इसके लिए लाया जाएगा। एंगेजमेंट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच जो है वो पहुंच सके, यानी कि इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। इसके अलावा अपस्किल किया जाएगा यंग पीपल को, उनमें स्किल्स जो है वो और डेवलप की जाएगी आज की रेट की डिमांड को देखते हुए, राइट। 21st सेंचुरी स्किल्स उनमें डाली जाएगी, लाइफ स्किल्स डाली जाएगी, डिजिटल स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा सेल्फ लर्निंग के थ्रू, राइट, जिससे कि वो अपने फ्यूचर में जो है वो एक यानी कि अच्छा फ्यूचर बना सके और अच्छी जॉब्स वगैरह उनको मिल सके, राइट। और इसके अलावा जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जैन युवा की बात करें, तो इसका फाउंडेशन 2018 में हुआ था। फोकस किया जाता है कि एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और एंटरप्रेन्योर आउटकम को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। तो उसको ग्लोबल लेवल पर और लोकल लेवल पर जो है वो लेकर आना है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल जो है, लोग जो है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके जॉब्स वगैरह की जल्दी से जल्दी, राइट। कि जैसे ही वो अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करते हैं या फिर एकेडमिक्स नहीं भी है उनके पास, तो भी वो स्किल्स वगैरह के थ्रू जो है वो जॉब्स हासिल कर सके, तो इस पर फोकस किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। 73rd सेशन जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हुआ था तो उस समय से लॉन्च किया गया था। अब बात हो रही है यहाँ पर मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल्स 2020 के बारे में। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी आपको मेजर पोर्ट्स का नाम बताओ, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हालांकि मेजर पोर्ट्स के बारे में पूरे नाम आपको पता होना चाहिए कि कितने हमारी कंट्रीज के अंदर मेजर पोर्ट्स हैं,
क्योंकि काफी कम मात्रा में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी कंट्री के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इसको एक बार आप जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा और पूरे के पूरे 13 के 13 मेजर पोर्ट्स को एक बार आप देख लीजिएगा। और चाहो आप तो इंडिया का मैप जो है वो ड्रॉ करके, या फिर आपके पास अगर मैप हो, वैसे तो ड्रॉ करना अच्छा रहता है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि इंडिया का मैप कैसे ड्रॉ करना है। तो पेंसिल से या पेन से इंडिया का मैप ड्रॉ करके उसमें आप जितने भी 13 मेजर पोर्ट्स हैं वो मार्क कर दो, ठीक है। और ये आपको एज अ होमवर्क की तरह इसको आप समझो, ये वाली चीज को जो मैंने आपको बताया, ये वाला टास्क। तो देख लेते हैं ये जो बिल है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, ये क्या कहती है। तो लोकसभा में ये बिल पास हो गया है और ये बिल जो है ये प्रोवाइड कराएगा रेगुलेशन, ऑपरेशन और प्लानिंग मेजर पोर्ट्स की, कि मेजर पोर्ट्स को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे वहां पर ऑपरेशन होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास का ऑपरेशन, और किस प्रकार की प्लानिंग करनी है कि मेजर पोर्ट्स को बेहतरीन बनाया जा सके, उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके। और यहां पर रिप्लेस किया जा रहा है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को, और कानून ये प्रोवाइड करा रहा है कि यहां पर बोर्ड्स तैयार किए जाएंगे, बोर्ड्स बनाए जाएंगे मेजर पोर्ट अथॉरिटी के। बोर्ड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, हर एक मेजर पोर्ट का अलग बोर्ड होगा जो कि उस पोर्ट को जो है वो मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा प्रॉपर तरीके से। और ये बोर्ड जो होंगे वो रिप्लेस करेंगे पोर्ट ट्रस्ट को, जो आज की डेट में पोर्ट ट्रस्ट हम लोग को देखने को मिलता है ना, जो मैनेज करते हैं पोर्ट्स को, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा इन बोर्ड्स के साथ। और ये बिल हेल्प करेगा कि हमारी कंट्री के जो पोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हो, यानी कि हर प्रकार की फैसिलिटीज हमारी कंट्री के पोर्ट्स में हो, अवेलेबल हो। और यहां पर इनकी फंक्शनिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि और बेहतर पारदर्शिता जो है वो हम लोग को इनके कामकाज में देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है कुमार सशक्तिकरण योजना के बारे में। नाम से ही हालांकि क्लियर हो रहा है कि जो पॉटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पॉटरी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको एम्पावर करने को लेकर ये स्कीम है, राइट। और ये इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, KVIC का। फोकस यही किया जाता है पॉटर कम्युनिटी जो है उनको सशक्त बनाना है, एम्पावरमेंट करना है उनको। और ये जो रिमोटेस्ट लोकेशन जो है हमारी कंट्री की, वहां पर जो पॉटर्स है, पॉटर्स कम्युनिटी, उनको सशक्त बनाने को लेकर ये इनिशिएटिव है। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। प्रोग्राम बेसिकली फॉलोइंग सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है पॉटर्स को। ये सपोर्ट जो है, जैसे कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट्स की, राइट। उनको नई नई टेक्नोलॉजी जो है पॉटरी इक्विपमेंट्स की, नई नई मशीन वगैरह, जैसे कि इलेक्ट्रिक चाक हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोवाइड किया जाता है उनको नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह। और उनको मार्केट के साथ उनको लिंक किया जाता है। जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि जो भी वो चीज बना रहे हैं, यानी कि जो भी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह होगा या कुछ भी चीज, इससे तो जो भी चीज वो बना रहे हैं उस वो जो है वो बिक जाए मार्केट में, तो इसके लिए उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए समय समय पर KVIC एग्जीबिशंस वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स बिक जाए। तो ये स्कीम है इससे रिलेटेड, जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे के बारे में। तो देखो, साइन लैंग्वेजेस डे जो है 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसकी जो थीम है वो है साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेज सभी के लिए। सेलिब्रेट किया गया है ये इंडिया में ISLRTC के द्वारा, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भी रिकॉग्नाइज करता है साइन लैंग्वेज को एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का एक जरिया, राइट। तो ये चीज जो है रिकॉग्नाइज करती है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 साइन लैंग्वेज को। तो ये था साइन लैंग्वेज से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। एंड पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। यहां पर बात हो रही है यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, सार्वभौमिक पात्रता स्थिति के बारे में। तो ये क्या है, इसको हम लोग काफी इजी तरीके से समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो देखो गाइस, आप लोग को पता होगा मई 2020 में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया था कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन देगी, राइट। ये अप्रूवल हम लोग को देखने को मिला था। और कितना लोन? $1 बिलियन का, राइट। एंड आप लोग जानते हैं कि कभी भी लोन मिलता है या फिर इन जनरल जब भी आप लोन लेते हैं तो वो लोन के साथ आपको कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपको याद आ रहा होगा 1980s और 1990 का पीरियड था। उस समय इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही थी, यानी कि हमारे पास इकोनॉमी की स्थिति हमारी काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। हमने इंटरनेशनल लोन्स काफी ज्यादा ले लिया था जिसको हम लोग चुका नहीं पा रहे थे। तो बैलेंस ऑफ क्राइसिस का इशू हमारी कंट्री में आ चुका था, ये देखने को मिल रहा था। तो उससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत टाइट हो गई थी। और आपको याद रहोगा ये जो समय था 1980s 1990s से पहले का, वो हमारा जो समय था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। हमारी कंट्री के अंदर हम लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे या फॉरेन MNCs को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यानी कि आपने देखा नहीं होगा कभी कि 1990s या लेट 1980s से पहले
कोई भी एमएनसी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हो इतने ह्यूज लेवल पे जितने की आज हम लोग को देखने को मिलती है, वो इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड हुआ करती थी। बट जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे पास हुआ उस समय 1980s 1990 के समय पर, तब हमें आवश्यकता थी पैसों की, तो हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ देखा, वो एक्सेप्ट हो गई हमें पैसा देने के लिए। हमें बैलेंस ऑफ क्राइसिस का जो इशू था उससे निकालने के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था उसने कि वो निकाल देगी। बट उसने एक कंडीशन रखी कि आपको एलपीजी जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब इस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है आपकी कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर हमें मतलब फॉरेन एमएनसीज वगैरह जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस प्रकार से जो है वो हमें लोन मिलेगा। तो ये कंडीशन रखी गई थी आईएमएफ ने। इसके अलावा और आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं, किसके लिए? हाउस लोन लेते हैं। जैसे मान लिया अपन ने घर खरीदने के लिए हमने लोन लिया। अब बैंक जो होती है वो घर खरीदने के लिए जो पूरा लोन जो है वो तभी देती है जब वाकई में आप घर खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे, जब ही देती है जब आपने उस घर की रजिस्ट्री करवाई है कि नहीं करवाई है, राइट? इस प्रकार से लोन मिलता है। जैसे कि पहले आप रजिस्ट्री करवाते हो, रजिस्ट्री में आप चेक्स वगैरह डालते हो और फिर वो जो पैसा होता है वो बैंक की तरफ से सैंक्शन होता है और किसके पास वो पैसा जाता है? वो जिसने आपको वो घर भेजा बेचा है, वो प्रॉपर्टी बेची है, उसके पास वो पैसा ट्रांसफर होता है। या फिर और इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, आपने बिजनेस लोन लिया, ठीक है, बैंक से। अब बैंक से आपने बिजनेस लोन 1 करोड़ रुपए लिया, तो बैंक आपको पूरा पैसा एकदम से नहीं देगी 1 करोड़ रुपए, वो कुछ अमाउंट आपको देगी और फिर वो आपसे बिल्स मांगेगी कि आपने ये अमाउंट जो है वो कहां पर खर्च किया, और फिर उनके जो ऑफिशियल्स होंगे वो एग्जैक्टली स्पॉट पे जाकर विजिट करेंगे कि वाकई में आपने वो प्रोक्योरमेंट किया है कि नहीं किया, वो परचेजिंग की है कि नहीं की है इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से लोन जो है वो सैंक्शन होते हैं, इस तरीके से लोन जो है वो मिलते हैं। वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने जो हमें $1 बिलियन का लोन दिया है ना, उस पर भी एक कंडीशन रखी है। और क्या कंडीशन है ये कंडीशन रखी है कि इन्होंने जो लोन दिया है वो इंडिया को कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से निकालने के लिए दिया है। इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इश्यूज हुए हैं, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पर कोई इंपैक्ट ना पड़े और इंडिया के अंदर जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिले हैं तो वो थोड़े से इंप्रूव हो जाएं, यानी कि हम अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर लें। तो इसके लिए ये लोन आया है। तो ये चीज जो है वो क्लैरिफाई करी है वर्ल्ड बैंक ने, और अब वर्ल्ड बैंक के पास राइट टू रिव्यू है। वर्ल्ड बैंक रिव्यू करेगी कि हम जितने भी चीजें परचेज कर रहे हैं इस $1 बिलियन से, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए जानी चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे कि मतलब कोरोना वायरस के कारण माइग्रेंट वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर को जो इंपैक्ट पड़ा है, इफेक्ट हुए हैं वो लोग, तो उन पर ही सिर्फ ये खर्चा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीजों में खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें यानी कि कैसी? तो इन्होंने बकायदा कहा है कि प्रेफरेंशियल रेफरेंसेस पॉलिसी जो होती है या फिर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उस पर सरकार खर्चा नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है, ये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज हैं क्या? तो देखिए गाइस, ये पॉलिसीज वो होती है, जैसे कि आपको पता होगा अभी हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को शुरू किया है, उससे पहले हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके अलावा हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कैसे इंडिया प्रमोट करती है? इंडिया देती है इन सबको सब्सिडीज। जैसे कि इंडिया ने क्या बोला आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के थ्रू कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इंडिया किसको प्रमोट कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। उनको कैसे प्रमोट किया जाता है? उनको कुछ सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बोला जाता है कि अगर आप ये सामान जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तो हम जो है वो आपको मतलब कुछ रिबेट दे देंगे, यानी कि जो भी आपका खर्चा हो रहा है उस पर आपको कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, राइट? और ये सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सरकार अपनी जेब से पैसा भरती है। सब्सिडी का मतलब ये नहीं होता कि सरकार जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करवा देगी, नहीं। जैसे कि आपके घर पे जो सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर पर आपको जो सब्सिडी मिलती है, तो जितना जो कॉस्ट कम होती है ना, वो सरकार अपनी जेब से पे करती है। इवन सेम गोज विद इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो भी सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस पर सरकार की तरफ से जो है वो कुछ पैसा उसमें दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, राइट? तो इस प्रकार की सब्सिडी नहीं देना है, ये चीज वर्ल्ड बैंक ने क्लैरिफाई करी है। उन्होंने बोला है कि ऐसी अगर सब्सिडी सरकार दे रही है, इंडिया दे रही है, तो इंडिया को ये लोन जो है वो ऑफर नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको लोन जो है वो नहीं दिया जाएगा। और ऊपर से फिर इंडिया ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन करेगी, तो आगे चल के भी लोन लेने में इंडिया को परेशानी होगी। अब बात समझ में आई आपको कि ये बेसिकली यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन रखी है वर्ल्ड बैंक ने? तो सिर्फ इतनी सी चीज बस आप लोग को समझनी है। गॉट इट? एंड वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया था लोन का मई 2020 में। ये किस पर्पस के लिए किया था? कि हम लोग कोरोना वायरस को डिटेक्ट करें, यानी कि इस पैसों से कोरोना वायरस को डिटेक्ट करें, कोरोना वायरस को प्रिवेंट करें, और जितने भी थ्रेट्स कोरोना वायरस के कारण आ रहे हैं उन थ्रेट से हम लोग लड़ सकें, राइट? और हमारे नेशनल हेल्थ सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत कर सकें। और इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ है, उनको उनके नुकसान की जो है वो हम लोग थोड़ी बहुत भरपाई कर सकें, राइट?
और ये किसके थ्रू होगा? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होगा, जनधन, आधार, मोबाइल, जाम ट्रिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू होगा। और ये लोन जो दिया गया है वो 2 फेजेस में दिया जा रहा है। पहला फेज जो होगा वो 2020 का हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें ये सैंक्शन कर रही है $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहा है, और ये पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स, जो पिछड़ा जो वर्ग है या फिर जो कमजोर वर्ग जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कोरोना वायरस के कारण जो कमजोर वर्ग है, तो यानी कि जिनको इफेक्ट हुआ है काफी ज्यादा, तो उनकी मदद की जाएगी, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की, राइट। और सेकंड फेज में जो पैसा आएगा वो $250 मिलियन आएगा, राइट। सेकंड फेज में ये 2021 में हम लोग को मिलेगा, राइट। और इसमें हम लोग सोशल प्रोटेक्शन पैकेज भी जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, और जो भी यानी कि जो भी लोकल नीड्स जो है उनको जिस प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना है वो सब चीजें यहां पर इंक्लूड की जाएगी। और ये एक्सटेंड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स और पोर्टेबल सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम्स के थ्रू। तो सिंपल सी चीज बस आपको ये याद रखनी है कि ये कंडीशन क्या रखी है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि ये चीज, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। एंड वर्ल्ड बैंक के ये 5 ब्रांचेस हम लोग को देखने को मिलती है, 5 ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये फलाना जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, एजेंसी है, ये किसके अंडर आती है, तो आपको वर्ल्ड बैंक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर हम लोग सेज क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, और न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो कंसेप्ट अपन क्लियर करते हैं, सेज से रिलेटेड, उपकर से रिलेटेड। तो ये एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो कि लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये बेसिकली डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर पर्पस के लिए किया जाता है। एक पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट या वेलफेयर के लिए ही ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। वैसे स्वच्छ भारत सेस भी होता है, तो स्वच्छ भारत जो अपना अभियान है उसके लिए सेस कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो चार्ज जो किया जाता है, यानी कि टैक्स के ऊपर ये टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो ये चार्ज किया जाता है, और ये जो पैसा जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए या सेक्टर के लिए ही यूज किया जाएगा, उसको दूसरे किसी चीज के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता, राइट। ऐसे ही कृषि कल्याण सेस भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार के काफी सारे सेस होते हैं सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना, सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस या सेक्टर के डेवलपमेंट या वेलफेयर के लिए ही किया जाएगा, उसके अलावा और किसी और पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है, और सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, इसको दूसरे पर्पस के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। और ये परमानेंट सोर्स नहीं होता सरकार की रेवेन्यू का, इनकम का, क्योंकि टैक्स जो है वो सरकार का हम लोग को देखने को, जैसे इनकम टैक्स हुआ या डायरेक्ट टैक्स हुआ, वो सरकार का एक परमानेंट सोर्स होता है इनकम का, बट ये परमानेंट सोर्स नहीं होता। यहां पर ये चीज बताई जाती है कि एक बार पर्टिकुलर, यानी कि जो सेस जिस चीज के लिए लगाया जा रहा है वो जो चीज है, यानी कि वो पर्टिकुलर सेक्टर या वो जो सर्विस है उसका अगर काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो हटा दिया जाता है फिर ये सेस, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है टैक्स में और सेस में? तो सेस जो होता है वो टैक्सेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी है, उससे काफी डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये एग्जिस्टिंग टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, यानी कि जो भी टैक्स होते हैं उसके ऊपर ये लगाया जाता है, जो मैंने भी आपको बताया। सभी टैक्स जो होते हैं गाइस ये जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आता है कि जितने भी टैक्स कलेक्ट करती है सरकार वो कहां पर रखे जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं, ठीक है। बट सेस भी यहां पर रखा जाता है, बट सेस का उपयोग जो किया जाएगा वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए किया जाएगा जिसके लिए ये है। तो याद रखना, ये जो सेस जो कलेक्ट किया जाता है ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है, इसके लिए कोई अलग फंड नहीं बनाया जाता, राइट। बट इससे जो पैसा निकाला जाता है वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये सेस कलेक्ट किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट पर ही ये पैसा जो निकाला जाएगा वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। और सेस, जैसे मान लेते हैं इस साल सेस सरकार ने कलेक्ट किया, इस फाइनेंशियल ईयर पर सेस कलेक्ट हुआ जितना भी, राइट। बट जो पैसा जो कलेक्ट हुआ वो उस पर्पस में उतना लगाया नहीं गया, कुछ पैसा सरकार के पास अभी भी रिजर्व में बचा हुआ है, तो वो जो पैसा होगा वो क्या सरकार यूज कर लेगी क्या अगले साल किसी और दूसरे पर्पस के लिए? तो नहीं, वो पैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी वो पैसा जो होगा वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसी पर्पस के लिए यूज में लिया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो पैसा कलेक्ट किया गया है, उसको आप दूसरे पर्पस में
जो है वो उपयोग नहीं कर सकते, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और न्यूज में ये टॉपिक हम लोग को इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आप इसको एक घोटाला बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि सरकार की नजरअंदाजी। तो अभी हो क्या रहा है, सरकार ने इजी तरीके से समझाता हूं। पहले सरकार ने जो सेस कलेक्ट किया था जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए सरकार इस सेस का उपयोग नहीं कर रही है, राइट। तो ये एक बड़ा एक इशू आइडेंटिफाई किया है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। और सेंटर ने जो बताया गया कि 2.75 लाख करोड़ रुपीस में से 1.1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा सेस जो है वो इन्होंने स्पेसिफिक रिजर्व फंड में ट्रांसफर नहीं किया, यानी कि जिस चीज के लिए सेस कलेक्ट किया गया था उस चीज के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए फंड जो है वो गया नहीं है, राइट। और इसमें 1,24,399 करोड़ रुपए जो सेस कलेक्ट किया गया था क्रूड ऑयल के ऊपर, वो पिछले दशक में यानी कि लास्ट डिकेड में, लास्ट 10 साल में, तो वो अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है डेजिग्नेटेड रिजर्व फंड ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के पास, राइट। अभी तक यानी कि जिस चीज के लिए ये कलेक्ट किया गया था उस चीज में, उस रिजर्व फंड में अभी तक ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा चीज सामने आई है। ऐसे ही जीएसटी कंपनसेशन सेस की अगर हम लोग बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस, तो ये भी सेंटर और स्टेट के बीच में एक कबाब में हड्डी की तरह, बोन ऑफ कंटेंशन की तरह हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर भी बताया गया है कि 40,806 करोड़ ये 2018 और 2019 का ये भी जो है वो शॉर्ट क्रेडिटेड हो गया है, यानी कि ये भी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहां पर भी कमी हम लोग को नजर आ रही है सेस के अंदर। तो सिंपल सी चीज आपको ये इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रकार का एक इशू जो है एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है कि जिस चीज के लिए सरकार ने सेस कलेक्ट किया है उस चीज के लिए सरकार जो है वो पैसों को नहीं एलोकेट कर रही है, राइट। तो ये एक चीज सामने आई है। बट आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सेस क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जिसको अपन ने अभी देखा। और एक जनरल जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की चीज हमारी कंट्री में अभी नोटिस की गई है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, ठीक है। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है नॉन पर्सनल डेटा के बारे में और ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन नॉन पर्सनल डेटा के बारे में। तो देखो ये वाली पॉलिसी के बारे में हालांकि पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है, बट फिर से अपन इस पॉलिसी को कवर कर लेते हैं। और देखिए जैसे कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, और मैंने आपको हमेशा बोला है कभी भी आप ड्राफ्ट शब्द सुनो ना, कोई भी पॉलिसी है जिसके आगे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ड्राफ्ट जो होता है वो परमानेंट नेचर का नहीं होता है और उससे रिलेटेड आपसे कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट हाँ, हमारे लिए ड्राफ्ट को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि उससे हम लोग को पता लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन पे जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है। हालांकि इसके नाम से में आ गया कि कोई भी एक ऐसा डेटा जिसमें पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन रहती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंफॉर्मेशन को देखकर, उस डेटा को देखकर आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये डेटा किसका है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, हालांकि यहां पर एग्जांपल जो लिखा है फूड डिलीवरी सर्विस का लिखा है, ये एग्जांपल नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, क्लिनिक का। आपको पता होगा आज की रेट में क्लिनिक्स वगैरह भी हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, वहां पे हम जाते हैं तो सिस्टमैटिक हो गया पूरी चीजें। आप जाते हो वहां पर सिस्टम के ऊपर आपका नाम मेंशन करते हैं, वो टाइप करते हैं, नाम लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं आपको, ठीक है। आपका नाम लिखते हैं, आपकी एज लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, राइट। और आपको कौन सी बीमारी है, किस पर्पस के लिए आप मिलना चाह रहे हो, तो वो चीज मेंशन करते हैं, राइट। बट अगर यहां से आपका नाम हटा दिया जाए और आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि आपका फोन नंबर वगैरह या एड्रेस वगैरह हटा दिया जाए, तो जो इंफॉर्मेशन बचती है वो बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा कहलाती है। यानी कि उस डेटा को देखकर कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि ये डेटा किसका है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में एज लिखी है, ठीक है। एक तरफ एज लिखी है, एक तरफ जेंडर लिखा है, एक तरफ लिखा है डिजीज का नाम। अब इससे क्या कोई पता लगा सकता है ये डिजीज किसको हुई है या किसकी एज है? नहीं ना। तो ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें एक व्यक्ति की आइडेंटिटी का आप पता नहीं लगा सकती, ये इंफॉर्मेशन किसकी है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पर्सनल डेटा। क्लियर है यहां तक बात है आपको? तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये किसकी इंफॉर्मेशन है। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स जो है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ड्राफ्ट नॉन पर्सनल डेटा पॉलिसी से। उनका मानना यह है कि बड़े बड़े बिजनेस और प्लेटफॉर्म जो है वो इस प्रकार के डेटा सेल कर सकते हैं कुछ चार्ज करके, राइट। यानी कि प्राइस लेकर इस प्रकार के डेटा वो सेल आउट कर सकते हैं, और जो कि उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। ये चीज बेसिकली एक सर्वे के तौर पर पता लगी और सर्वे कंडक्ट किया गया था लोकल सर्कल्स के द्वारा। तो ये था पूरा सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई। बट हम लोग जानेंगे कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी और नॉन पर्सनल डेटा क्या है ये, राइट। तो देखो, एक कमिटी हम लोग को एक्सपर्ट्स की देखने को मिली थी नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ऊपर, गैर व्यक्तिगत डेटा शासन की रूपरेखा। ये फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिला था, जुलाई में ही ये रिलीज हुआ था। हालांकि जुलाई में भी इस टॉपिक को अपन ने कवर किया हुआ है।
एंड जो कमिटी थी इसके पीछे जिसने ये रिपोर्ट वगैरह निकाली है, ड्राफ्ट निकाला है, तो वो कमिटी जो है उसका नाम है कृष गोपाल कृष्णन कमिटी। ये कमिटी का थोड़ा सा नाम आप याद रखना, कभी कभी कमिटी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना कमिटी किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है नॉन पर्सनल डेटा से एसोसिएटेड ये कमिटी है। और ये जो कृष गोपाल कृष्णन जी जो है वो इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं, और ये कमिटी 2019 में बनाई गई थी। और इस कमिटी ने सजेशन दिए थे नॉन पर्सनल डेटा के बारे में कि जो भी हमारी कंट्री में नॉन पर्सनल डेटा जनरेट होता है तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक कंपनीज, हमारी कंट्री की कंपनीज जो हैं और या फिर और एंटिटीज, ये इस डेटा का उपयोग कर सकती हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा कमिटी ने क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में डेटा को, नॉन पर्सनल डेटा को। ये है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, यानी कि पब्लिक का मतलब इन जनरल पूरा डेटा जो है वो ये रखा जाएगा, वो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कम्युनिटी का, स्पेसिफिक कम्युनिटी का अगर डेटा है नॉन पर्सनल डेटा, तो उसके लिए स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक अलग लिस्ट तैयार की जाएगी। और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, प्राइवेट यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की कुछ प्राइवेट डिटेल्स होती है, जैसे अपन ने अभी बीमारी के बारे में बात करी, आप जानते हैं डिजीज जो है वो एक इंडिविजुअल की प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है कि किसको क्या डिजीज है, बट उस इंफॉर्मेशन में ये मेंशन नहीं होता कि वो डिजीज किसको हुई है, तो बट फिर भी ये मेंशन रहता है कि ये डिजीज जो है वो काफी सारे लोगों को हो रही है। अब आप बोलोगे सर जिस डेटा के अंदर मतलब आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है लोगों की, वो डेटा कैसे कंपनीज की मदद कर सकती है? गाइज ऐसे मदद कर सकती है जैसे कि आज की रेट में मैं कोई जैसे दवाई की कंपनी खोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैंने सोचा यार कि एक दवाई की कंपनी खोलता हूं या फिर इंडस्ट्री खोलता हूं, बट मुझे यह पता लगाना है कि यार ये दवाई जो है वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इस डेटा के थ्रू मुझे पता लगेगा कि यार किन किन लोगों को कौन सी बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, जिससे कि मैं जब लॉन्च करूंगा वो दवाई को तो मुझे पता है कि हाँ यार इसका कस्टमर बेस काफी ज्यादा है, लोग मेरे पास चल के आएंगे दवाई खरीदने, है ना। तो ये इस प्रकार का डेटा जो होता है वो नॉन पर्सनल डेटा होता है, और ये इस तरीके से जो मैंने भी आपको एग्जांपल लेके बताया, इस तरीके से कंपनीज की मदद करता है। क्लियर हुई यहां तक बातें? आगे की बात करें, इस पर्टिकुलर कमिटी ने क्या क्या सजेशन सामने रखे थे। इस कमिटी ने ये बोला था हम लोग को एक सेपरेट लॉ, सेपरेट कानून, लेजिस्लेशन जो है वो बनाना पड़ेगा नॉन पर्सनल डेटा को गवर्न करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें एक नई रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करनी पड़ेगी जो कि नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, और कुछ सर्कमस्टेंसेस हम लोग को सेटअप करने पड़ेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके तहत ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नॉन पर्सनल डेटा को कलेक्ट करें, और ये उस कलेक्शन के लिए उनको कुछ पैसे भी मिले, यानी कि रेम्यूनरेशन भी मिले, जिससे कि वो कुछ डेटा जो है वो सेल आउट कर सके। बट हाँ, ये सब वही ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करेंगे जो कि लाइसेंस होंगे, सरकार उनको लाइसेंस देगी ये डेटा को कलेक्ट करने का और डेटा को अपने पास रखने का, और जो ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार निगरानी रखेगी, राइट। तो ये एक चीज है इस प्रकार की हम लोग को अभी ड्राफ्ट के तौर पर देखने को मिल रही है। आगे चल के जब ये पॉलिसी जो है वो क्लियर होगी, जब ये फाइनलाइज होगी, परमानेंट नेचर की देखने को मिलेगी, तब अपन एक बार और अच्छे से डिटेल में पूरी चीज इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के। अब अभी इस प्रकार के कानून की क्यों आवश्यकता है आज की रेट में? तो देखिए गाइस, आज की रेट में सब कुछ डिजिटल हो गया है, आप लोग जानते हैं हर एक चीज डिजिटल हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये अभी जिन जिन फील्ड्स में डिजिटलाइजेशन नहीं आया, जिन जिन सेक्टर में नहीं आया, उन सेक्टर में भी आ जाएगा। तो इन जो आने वाले जो फ्यूचर जो वर्ल्ड है वो पूरा डिजिटल बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। और आज की रेट में डेटा को एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको इवन पता भी होगा काफी सारे लोग डेटा को बेचते हैं, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा को खरीदती है, राइट। तो इसलिए पता है, एक और चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दो ना, पहले ये चीज सुनिश्चित कर लो कि सामने वाला व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है, उसी के बाद फिर अपनी इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है ना बिकती है। जैसे कि आप सोचते होगे, एक मैं आपको सिंपल से तरीका बता दूं, मतलब डेटा का, कि कैसे आपको जो है वो ट्रैक किया जाता है लोगों के द्वारा, या फिर ये बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ये एप्लीकेशंस होते हैं, या जिस भी वेबसाइट पे आप जाते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन उन वेबसाइट्स को या दूसरी वेबसाइट्स को कैसे मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इवन ये वाली चीज होती भी है लिटरली, और ये खुद मैंने पर्सनली जो है वो नोटिस करी हुई है, हालांकि पहले भी इसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं। जैसे कि आप अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो कंटिन्यूअसली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई शादी चल रही है, तो आप मैरिज के बारे में बात कर रहे हो, मैरिज वगैरह, या फिर अगर आपको कोई शूज खरीदना है या आपको कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो आप जो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, मोबाइल, शूज, मैरिज, ये सब चीजें आपकी डिवाइस सुनती है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं आपको, मतलब भ्रम में नहीं डाल रहा हूं, लिटरली ये सब चीजें आपकी डिवाइस सुनती है। और कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो, जैसे आप जब भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अलाउ कर रहे हो क्या उसका माइक्रोफोन, क्या आप अपनी गैलरी अलाउ कर रहे हो क्या उस एप्लीकेशन के लिए। तो इसलिए पता है, बहुत हम लोग को सोच समझ के इवन एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करनी होती है, क्योंकि अगर आप कोई गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना, तो सामने वाला जो एप्लीकेशन का डेवलपर होता है ना, उसके पास एक्सेस होता है आपके माइक्रोफोन का, क्योंकि आप खुद अलाउ करते हो कि वो एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन यूज करे।
क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होती है ना, तो आपने देखा होगा डाउनलोड होने के बाद बहुत सारी चीजें वो पूछती है, परमिशन मांगती है कि डू यू परमिट माइक्रोफोन, तो आप यस कर देते हो, कैमरा हाँ यस कर देते हो, तो बट वो करना नहीं चाहिए, पता है। या फिर आजकल तो ऑप्शन आ गए, सिक्योरिटी फीचर एनहांस हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन करके, कि जब एप्लीकेशन यूज करोगे तभी ये चीज जो है वो आपसे लेगी, तो वो वाली चीज जो है वो करनी चाहिए। और हालांकि आजकल तो एप्पल के प्रोडक्ट्स में ये बहुत अच्छी चीज आ गई है कि जब भी आपका, क्योंकि अभी iOS 14 का एक अपडेट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा वाला अपडेट, इवन मैकबुक में भी आ गया है, वो आईपैड पे भी आ गया है, और उसमें भी आ गया आईफोन वगैरह पे, तो बहुत शानदार अपडेट है। जैसे ही आप उस पर, मतलब जैसे आपकी कोई भी एप्लीकेशन होगी ना, तो जैसे ही वो आपका कैमरा यूज कर रही होगी या आपका माइक्रोफोन यूज कर रही होगी ना, वहां पे एक छोटा सा, अगर आपके पास होगी वाली डिवाइस मैकबुक या आईफोन, तो आपने देखा होगा कि वहां पे छोटा सा एक मतलब रेड कलर का एक वो स्क्रीन पे बना हुआ जाता है कि ये फलाना एप्लीकेशन है या डिवाइस है, या फिर ये वेबसाइट जो है वो आपका ये डेटा यूज कर रही है, या फिर ये आपका फीचर यूज कर रही है। जैसे कैमरा अगर यूज कर रही होगी तो ग्रीन कलर का बना हुआ आएगा वहां पे ऊपर एक डॉट, और माइक्रोफोन यूज कर रही होगी तो वो रेड कलर का एक डॉट बना हुआ आएगा, जिससे कि यूजर को पता लगे कि यार कौन सी जो है एप्लीकेशन यूज कर रही है। इवन अब चलो ये वाली बात तो हो गई, इसको हटाते हैं अपन, एप्लीकेशन वाली वेबसाइट की भी बात होती है। पता है इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हो कि आपको शूज खरीदना है, फ्लिपकार्ट पे आपने शूज खरीदने का सर्च किया, आपने देखा बट आपने शूज खरीदा नहीं अभी तक, मतलब फिर क्या होगा, आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे या इवन आप यूट्यूब का जैसे ही वीडियो खोलोगे ना, जैसे तो उस पे जो आपको एड्स दिखाई देते हैं ना, वो वही वाले एड्स दिखाई देते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सर्च करते हो, या फिर जिनके बारे में मतलब जो एक्टिविटी आपको ज्यादा पसंद होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप देखते होंगे कि लगातार आपको यूपीएससी के या आईएएस के एड्स आपको ज्यादा दिखाई देते होंगे, इसलिए क्योंकि आप ज्यादातर इन सब टॉपिक्स के ऊपर सर्च करते हो, है ना, ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा आई थिंक। तो यही सब चीजें जो होती है ना, ये अपन को आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में देखने को मिलती है। ऐसी काफी सारी कंपनीज आपका ये सब डेटा जो है ना वो सीख करती हैं, अपने पास स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि वो मार्केटिंग कर सके अलग अलग फील्ड में, राइट। तो ये चीज है, और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस प्रकार के डेटा जो है वो काफी सारी कंपनीज बेचती भी है इवन, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और डेटा इकोनॉमी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, कंपनीज जिनके पास ज्यादा डेटा होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मतलब बहुत सारा उनके पास जो डेटा होता है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास एक अलग एडवांटेज होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि मान के चलो आपकी एक कंपनी है, आपके पास करीब 2 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है, 2 लाख लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट रिलीज करोगे, आप सबसे पहले उन 2 लाख लोगों को ईमेल कर दोगे या उनको मैसेज कर दोगे। जैसे आपके पास नहीं आता मैसेज, कभी भी कोई डोमिनोज का कोई ऑफर आता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का कोई ऑफर आता है जिसमें आपने विजिट किया होगा, जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आपके पास उनके एड्स आएंगे, राइट। क्यों आएंगे? क्योंकि दे वांट कि जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट रिलीज करें तो ये मार्केटिंग जो है वो कर सके आसानी से, जिससे कि इतने सारे लोगों को ये रीच कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े चैनल्स वगैरह होते हैं यूट्यूब के ही, अगर हम लोग बात करें, जिनको आप सब्सक्राइब करते हो, तो जैसे ही वो कुछ नई चीज लेके आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े, इसको ऐसा समझो जैसे बड़ा यूट्यूब चैनल होता है ना, उनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो ज्यादा लोगों तक जो है वो रीच कर पाएंगे। बट जैसे मैं छोटा यूट्यूबर हूं अभी, राइट, अपने पास ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसलिए मैं जो भी चीज यहां पर लेकर आता हूं वो कम लोगों तक पहुंचती है। तो इसको ऐसा आप समझ सकते हो, और ऐसी कंपनीज भी काफी सारी इस प्रकार का काम करती हैं। बट हाँ, मतलब यूट्यूब एक अलग चीज है, आपने एक एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया, बट आपके पास कंट्रोल है, आप अनसब्सक्राइब कर दोगे उस चैनल को, तो फिर उस चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। बट किसी भी कंपनी के पास आप जाते हो या कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो, उसमें जैसे ही आप अलाउ करते हैं ना, तो उनके पास चली जाती है इंफॉर्मेशन, आपकी काफी सारी पर्सनल डेटा, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी फेसबुक की यूजर आईडी वगैरह, तो ये सब कुछ चीजें चली जाती हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग को आज की डेट में बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं गाइस, लिटरली बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं आज की डेट में। एंड आप कल को एक आईएएस आईपीएस बनोगे तो यू नीड टू बी अवेयर कि किस प्रकार से चीजों को हम लोग को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अगर अपने घर में खुद ब खुद कंट्रोल करोगे और अपने परिवार वालों की डिवाइसेस को कंट्रोल करवाओगे, या मतलब उनको प्रोटेक्टेड रखोगे कि यार इस जगह पे डेटा शेयर नहीं करना है आपका, इस जगह मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन दोगे, तब जाकर एक अच्छी क्वालिटी, ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। क्योंकि देखो, ऑफिसर बनने के बाद तो सिर्फ एक इंसान के पास टैग लगता है ऑफिसर का, बट ऑफिसर की क्वालिटी जो होती है वो पहले से डेवलप करनी होती है ऑफिसर बनने के लिए। तो ये अभी से वाली क्वालिटीज डेवलप करके रखो, अपने आप को अवेयर रखो, चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी, प्रोटेक्टेड आपको खुद रहना है ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। और इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑलरेडी है ही, तो इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं तो उनके पास डेटा जैसी वो मांगती है कस्टमर से, तो उनके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस मिल जाता है, यानी कि अच्छा खासा डेटा उनके पास अरेंज हो जाता है, राइट। और इवन इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर बेस हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और आने वाले समय में लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर बेस इंडिया का हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो
तो हम लोग को ये डेटा प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ये डेटा जो कंपनी यूज कर रही है तो उसका कहीं गलत उपयोग ना कर लें, तो उस पर भी एक रेगुलेशन रखने के लिए होना चाहिए, ये इस प्रकार की लेजिस्लेशन, कानून इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यहां पर बात हो रही है कृतज्ञ हैकेथॉन के बारे में। तो देखिए यहां पर फार्म मैकेनाइजेशन को एनहेंस करने का ये हैकेथॉन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो फार्म मैकेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं खेत यंत्रीकरण, या फिर जो खेतों में जो मशीन्स वगैरह को लाने का जो प्रोग्राम होता है, खेत मशीनीकरण भी इसको कहा जाता है। तो खेत जो है, फार्म जो है हमारे, उसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन्स आए और फार्मर्स को जो है वो बहुत कम जो है वो मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मशीन पावर हम लोग को फार्मिंग एक्टिविटी में देखने को मिल सके, जिससे कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो और भी ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ जाए, राइट, प्रोडक्शन जो है वो फार्म्स का वो एनहांस हो जाए। तो इसको लेकर ये हैकेथॉन है कि स्टार्टअप सामने आए, जो स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस यूनिवर्सिटीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं वो सामने आए, वो पार्टिसिपेट करें और वो नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आए, जिससे कि फार्मिंग जो है वो इजी बन सके, फार्म में ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिल सके। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं ये थ्योरी में इसको। तो हैकेथॉन जो है इसका नाम रखा गया है कृतज्ञ। ये प्लान किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा, और ये नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज को, जो भी इश्यूज हम लोग को फार्मिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो उसका सोल्यूशन लेकर आना, और किसके थ्रू, फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू, खेत मशीनीकरण के थ्रू, राइट। और इसमें स्पेशल एम्फेसाइज रखा गया है वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स के ऊपर, कि ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जाए जिसको आसानी से महिला जो है वो ऑपरेट कर सके। और इसके अलावा यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, तो इस हैकेथॉन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फैकल्टीज और इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, हमारी पूरी कंट्री के जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां के ये स्टूडेंट्स, फैकल्टीज वगैरह पार्टिसिपेट कर सकती हैं, राइट। और ये अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप में भी जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स जो होंगे वो कोलैबोरेट इवन कर सकते हैं स्टार्टअप्स के साथ, जो लोकल स्टार्टअप्स होते हैं उनके साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और इसमें जो भी जीतेंगे उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये हैकेथॉन है जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या है, तो ICAR के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2017 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा बेहतर, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना, राइट, एग्रीकल्चर की फील्ड वाला। तो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा बनना चाहिए जो कि काफी ज्यादा बेहतर हो, अच्छा हो, रिलेवेंट हो, और वो बेटर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा सके स्टूडेंट्स को। तो इस पर ये फोकस करता है, इस पर ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है लेजर गाइडेड ATGM सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में। तो देखो, लेजर गाइडेड ATGM का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। DRDO ने सक्सेसफुली इस एंटी टैंक मिसाइल को, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को जो है वो टेस्ट किया है। अब लेजर गाइडेड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा स्नाइपर्स वगैरह नहीं होते, स्नाइपर्स की बंदूक में लेजर लगी रहती है, कई बार आप देखते होंगे स्नाइपर्स की बंदूक जो होती है उसमें लेजर लगी रहती है। तो ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो है, इस मिसाइल के आगे लगी रहेगी लेजर, जिससे कि वो लेजर जैसे ही एक बार सेट कर दी जाएगी एक टारगेट के ऊपर, जैसे कि एक टारगेट है ये इस जगह पर, जैसे कि R पर जो है वो हिट करना है, तो यहां पर इस मिसाइल के सामने से लेजर निकलेगी और ये R पर जाकर इसको सेट कर दिया जाएगा, और जैसे ही फिर ये मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, ये मिसाइल जाकर R पे लगेगी। ठीक है, तो इस तरह की ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक यानी कि इस प्रकार के जो टैंक्स होते हैं उनको उड़ाने वाली ये मिसाइल है, उनको डिस्ट्रॉय करने वाली ये मिसाइल है, राइट। और जिसका सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा चुका है अहमदनगर में। ये MBT अर्जुन टैंक से ये फायर की गई थी KK रेंज में, और इसको डेवलप किया गया है ARDE पुणे के द्वारा, HEMRL पुणे के द्वारा, और IRDE देहरादून के द्वारा, यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, और साथ ही साथ हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरीज और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो देहरादून में, तो इनके द्वारा ये डेवलप की गई है ये मिसाइल सिस्टम। और लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये लॉक करती है पहले तो टारगेट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले टारगेट को लॉक कर दिया जाता है, फिर वो टारगेट को ट्रैक करती है, यानी कि लॉक करने के बाद जैसे ये मिसाइल रिलीज होगी ये उस टारगेट पर जाकर हिट करेगी, राइट। और इसमें लेजर डेजिग्नेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पहले से ही लेजर के थ्रू जो है वो जो टारगेट जो है वो सेट कर दिया जाता है, और एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट जगह पर ये टारगेट लगे, इसको इंश्योर करने के लिए ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स हम लोग को देखने को मिलती है। और मिसाइल्स के अंदर हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड्स होते हैं, यानी कि इस मिसाइल के अंदर जो मतलब जो
विस्फोट जो रहता है ना, विस्फोट जिसको हम लोग कहते हैं वॉर हेड्स, तो वो एंटी टैंक वाला रहता है, जिससे कि वो मिसाइल जैसे ही हिट करेगी उस जगह पर, उस पोर्शन पर, तो जो टैंक है वो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। तो ये वाली चीज इसके अंदर है। और ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स को, यानी कि जो बड़े बड़े जो टैंक्स वगैरह इस प्रकार के होते हैं ना, देखने को मिलते हैं, रुक जाइए मैं दिखाता हूं आपको, ये इस प्रकार के, तो ये ऐसे टैंक्स जो है इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसको डेवलप किया गया मल्टीपल प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटीज के लिए, यानी कि अलग अलग लॉन्च व्हीकल से जो है ये लॉन्च हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टैंक से ये लॉन्च की जाएगी। अभी के लिए तो इसको इसी टैंक का इस्तेमाल किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए, एमबीटी अर्जुन का, बट ये अलग अलग जो हमारे पास डिवाइसेज होती है ना, तो उससे ये लॉन्च हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रॉबर फ्लाई का, हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो ये मक्खी है, ये रॉबर फ्लाई इसको कहते हैं। ठीक है, अब रॉबर फ्लाई कहने की भी इसकी एक मस्त वजह है। रॉबर फ्लाई इसलिए कहा, अब रॉबर का मतलब क्या होता है, एक चोर उचक्का जो होता है, डाकू जो होता है, उसको अपन रॉबर बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये अब इनके दूसरी मक्खियां जो होती है ना, उनका खाना खा लेती है चुरा के ये, तो इसलिए इसको रॉबर फ्लाई नाम दिया गया है, राइट। और ये एसिलिडे फैमिली से बिलोंग करती है, और एसिलिडे फैमिली हर जगह पाई जाती है सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। और रॉबर फ्लाइज जो होती हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इसके दो पंख हम लोग को देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी मक्खियों के होते हैं, तो इसके भी दो पंख होते हैं। बट इसके माथे की अगर हम लोग बात करें, आंखों के बीच की अगर हम लोग बात करें, तो आंखों के बीच में इसका एक स्पेस होता है, एक खाली स्पेस आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये इस टाइप का ये खाली स्पेस जो होता है इसकी दोनों आंखों के बीच में होता है। ठीक है, इस तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो हॉलो स्पेस जो इसका हम लोग को देखने को मिलता है, यही इसको दूसरी मक्खियों से थोड़ा सा अलग बना देता है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। एंड मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। ये अपना लास्ट टॉपिक था और अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा। पहला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपको पढ़ना है, तीसरा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में आपको पढ़ना है, और चौथा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको पढ़ना है। ये चार टॉपिक्स जीएस पेपर 2 के हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इससे रिलेटेड आप हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो एक मंथली पैकेज है अपना, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली पैकेज के अंदर आपको वेरियस फैसिलिटीज दी जाती है। सबसे पहली चीज तो पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो पीडीएफ अगर आपके पास रहेगी इसकी और प्रॉपर मटेरियल इसका आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद रोज डेली रात में, क्योंकि आपको रेगुलरली बेसिस पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, तो रोज डेली रात में आपको पीडीएफ से रिवाइज करना है। और ऐसे ही मैं आपको वीकली एक सिंगल कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ होती है, पूरे हफ्ते की जितनी भी न्यूज होती है वो एक सिंगल पीडीएफ में होती है। तो आप दूसरे हफ्ते के एंड में जो है वो सिंगल पीडीएफ से पूरी न्यूज फिर से पढ़ेंगे, तो आपका ये होगा दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली कंपाइलेशन भी देता हूं, एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे महीने की न्यूज होती है, तो आपका ये तीसरा रिवीजन हो जाता है। तो एक टॉपिक को अगर आप 3 बार पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रैंक टॉप 10,000 में आएगी। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी एग्जाम में आप मेंस में बैठने वाले हैं, क्योंकि टॉप 10,000 की रैंक का मतलब ये है आप 10,000 के अंदर अगर आ जाते हैं तो यूपीएससी के मेंस में आप डेफिनेटली बैठेंगे। और सिर्फ यही चीज है, इसी प्रकार से जो मैं आपको देता हूं उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। तो अगर आप ये मंथली पैकेज ज्वाइन करते हैं तो उस पर आपको एक ईमानदारी से जो है वो काम ये करना रहेगा कि जैसे आपको पीडीएफ दी जाती है तो आपको उस पीडीएफ को रेगुलरली पढ़ना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना, तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए मैं ये 3 फेजेस में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आपको एक पुशअप रहे, एक अलार्म आपके पास बचता रहे कि हाँ यार आपको पढ़ना है। तो मैं ये आपको पुशअप करने के लिए चीज देता हूं। और इतना ही नहीं मिलता इस मंथली पैकेज के अंदर, आपके लिए यहाँ पर प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी अवेलेबल कराई जाती है, जिसको आप प्रिंट आउट करा लेते हैं। ये महीने के एंड में आपको प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग मैगजीन मिलती है, जिसको आप इजिली प्रिंट आउट करा सकते हैं, राइट। और अपने पास क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ चाहिए होती है पढ़ने के लिए, तो ये उनके लिए है। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट रखी गई है मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ रखी गई है। और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, कहां पर आपको पेमेंट करनी है, पूरी हर एक चीज जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, और जो कमेंट बॉक्स का पिंड मैसेज जो आपको दिखाई देगा वहां पर भी लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको 7 महीने की पीडीएफ चाहिए जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की, तो इसकी प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन आपको मिल जाएगी। 300 रुपए इसकी कॉस्ट है। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को आप सर्च करके मुझे आपके फेसबुक में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।